back, ladies and gentlemen, Khawatino Hazrat, Devi Sajjino. This is Ziaur Rahman. And my name is Biyad Nan. We hope you all would be having a wonderful day. ऐसे हंसती मुस्कुराती सेहत वाली खुशियों वाली लाइफ को एंजॉय करते रहें. वीडियोस बनाने का जो सिलसिला है वो जारी है, सीखने का अमल जो है वो जारी है और क्या भी मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना. और हम वैसे नीतीश राजपूत की एक वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे थे, बट इसी दौरान हमें जो ज़्यादा सजेशन आई कि अभी क्योंकि ये वीडियो अभी ही आई थी, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज और कमेंट्स आए कि इसको जी ध्रुव राठी की, हालांकि ध्रुव राठी की एक न्यू वीडियो आई है उनके चैनल पर. हालांकि रात हमने ध्रुव राठी की ही वीडियो पर रिएक्ट किया था, बट स्टिल हम इस पर रिएक्ट करें क्योंकि ये जो वीडियो है ज़्यादा करंट सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा फिट इन करती है. यस, वार इज पीस. और जो उसके लिखा हुआ टाइटल वो भी बहुत ज्यादा ठीक है. किस तरह से जो यूनाइटेड नेशन है वो क्यों फेल हो रहा है, मतलब दुनिया में अमन क्यों नहीं आ रहा, तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, वजूहात क्या है, तो ये इस वीडियो से हम सीखने जा रहे हैं. आज बगैर देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वी डू नो इजराइल पैलेस्टाइन वाला कॉन्फ्लिक्ट, उधर से रशिया यूक्रेन. अच्छा, आई वांट टू ऐड अ सिंपल थिंग कि इस वीडियो के जो थंबनेल है उसके अंदर 4 लोगों की जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा देखने के लायक है. इसके अंदर सबसे पहली तस्वीर है बाइडन की, फिर है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की, इजरायली प्राइम मिनिस्टर और प्यूटन की तस्वीर. ये 4 लोग वो हैं जो इस टाइम पे दुनिया पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं. यही 4 कंट्रीज और यही 4 लोग 4 पोल्स कहलाए जा सकते हैं इस टाइम पे दुनिया का, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. और ये जो भी डिसीजन लेते हैं और जो भी मामला इन मुल्कों में होते हैं उनके इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं. तो मेरे ख्याल में बगैर किसी देरी के स्टार्ट कीजिए. इजराइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. 10,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा फायदा इस वॉर का किसे हो रहा है? हथियार बनाने वाली अमेरिकन कंपनियों को. जब से वॉर शुरू हुई है इन कंपनीज के स्टॉक्स $30 बिलियन से ऊपर गए हैं. अमेरिका के 2 सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स रेथियन और जनरल डायनेमिक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बड़े ही बेशर्मी से बताया, इजराइल की ये वॉर हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होगी. बाकी हथियार बनाने वाली कंपनी जैसे कि लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने अपने स्टॉक्स में सबसे बड़ा गेन देखा पिछले 3 सालों में. लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो इजराइल के लिए ये फाइटर जेट्स बनाती है, F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट्स. इसके अलावा ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं. नॉर्थरॉप ग्रूमैन सबमरीन्स और कॉम्बैट व्हीकल्स बनाती है. इसी महीने जुलाई की बात है, इजराइल ने $3 बिलियन की डील साइन करी थी इन F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की. आप सोचोगे कि इजराइल के पास कहां से इतना पैसा आता है मिलिट्री इक्विपमेंट पर खर्च करने के लिए. एक ऑब्वियस जवाब इसका होगा कि ये इजरायली टैक्स पेयर का पैसा है. लेकिन इस खबर को देखो जरा. सितंबर 2016 में जब ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएसए और इजराइल ने एक $38 बिलियन डील साइन करी थी. इस डील के तहत अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट देता है. नतीजा ये कि आज के दिन 92% हथियार इजराइल में जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक देश से आते हैं और वो देश है अमेरिका. अब आप शायद सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात हो गई, 2 कंट्रीज अगर एक दूसरे की एलाइज हैं तो एक दूसरे से हथियार खरीदने में क्या जा रहा है. लेकिन बात यहाँ पर यह है दोस्तों, इस वेपन्स इंडस्ट्री को किसी अलायंस का कुछ लेना देना नहीं. इस वेपन्स इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही मकसद है, मनी ओरिएंटेड है. इसी साल जनवरी की बात है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया उन्होंने $205 बिलियन की सेल करी हथियारों की दुनिया भर में अलग अलग देशों को इस लेटेस्ट फिस्कल ईयर में. $200 बिलियन के हथियार बेचे गए सिर्फ 1 साल में, वो भी सिर्फ एक देश के द्वारा. इसमें 49% राइज देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन. और ये हथियार गए 58 अलग अलग देशों के पास. इसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि कई अरब देश भी हैं, लेबनान, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इराक. क्या इन हथियारों को बेचने से दुनिया ज्यादा सुरक्षित बनती है या असुरक्षित? यहाँ पर बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है. पिछले साल इजराइल ने भी रिकॉर्ड तोड़ा हथियारों की बिक्री में. $12 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेचे, जिसमें ड्रोन से लेकर मिसाइल्स, रॉकेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडेड थे. इस $12 बिलियन में से करीब $3 बिलियन यानी 24% एक्सपोर्ट अरब देशों को किया गया. इजराइल आज के दिन दुनिया का 10th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है. टॉप 4 पोजीशंस पर है अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना. यूके 7th पोजीशन पर आता है. इन 5 देशों में क्या खास बात है, ये वही 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं. इन 5 देशों के द्वारा जो हथियार बेचे जा रहे हैं दुनिया भर में, अगर उसे आप कंबाइन कर दोगे तो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट का वो 75% से ज्यादा होता है. देखने के बाद कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई रेजोल्यूशन आएगी
कि दुनिया भर में हथियारों को कम करो। इस साल मई में ऑक्सफैम की इंटरनेशनल हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ने कहा था कि 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं दुनिया में। इन्हीं हथियारों से दुनिया भर में वॉर्स लड़ी जाती है। ये एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल, कॉम्प्लिसिट और इमोरल चीज है। इनके अलावा जर्मनी, इटली और साउथ कोरिया भी दुनिया के टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर्स में आते हैं। इस वेपन्स इंडस्ट्री को इससे फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, कौन सा अपना देश कौन सा दूसरा देश। इस चीज के कई उदाहरण मौजूद हैं। रशिया को कई लोग इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त मानते हैं ना, लेकिन यही रशिया का देश टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में आता है पाकिस्तान के। 2017 और 2021 के बीच में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई किए चाइना ने, उसके बाद और फिर रशिया ने। 2021 की इस रिपोर्ट को देखिए, रशिया प्लेज कर रहा है वो ज्यादा हथियार प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, इवन दो इंडिया उससे अनकंफर्टेबल है। अच्छा, अब हथियार इंपोर्ट करने की बात करी जाए, जो देश सबसे ज्यादा हथियार को इंपोर्ट करते हैं तो ये है उन टॉप 10 देशों इंडिया। इसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है, फिर सऊदी अरेबिया, कतार जैसे देश आते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है वो है 5th, 7th और 10th पोजीशंस, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका। इससे आप समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर क्या गेम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से हथियार खरीदो वहां बेचो, वहां से खरीदो यहाँ बेचो। एक देश की फॉरेन पॉलिसी का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता इस वेपन्स इंडस्ट्री पर। जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यूएस इजराइल को एक साइड पर डालते हैं और रशिया और चाइना जैसे देशों को एक साइड पर डालते हैं। जैसे अभी की क्राइसिस में भी ये दो साइड्स बड़े क्लियरली दिखती है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि जो इजराइल पैलेस्टीन में वॉर हो रही है उससे यूएस पॉलिसी का फेलियर पता लगता है, जैसे अमेरिका पैलेस्टीनियंस की फिक्र नहीं करता। सिमिलरली चाइना कहता है कि इजराइल का जो एक्शन है गाजा पर वो बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस है। तो ये सब सुनकर लगेगा कि यूएसए, यूरोप, इजराइल एक तरफ, चाइना, रशिया दूसरी तरफ, लेकिन जब बात हथियार एक्सपोर्ट करने की आती है तो ये सब एक ही लाइन में, एक ही साइड पर है। ये सभी देश दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये बातें सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि यार ये सारे देश तो बड़े घटिया देश हैं, हमें इन सभी देशों के खिलाफ होना चाहिए जो ये सारे दुनिया भर में हथियार एक्सपोर्ट करने लग रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप पॉइंट मिस कर रहे हो। एक देश लोगों से बनता है। अमेरिकन्स बुरे नहीं है, ना ही रशियंस, इजरायलीज या चाइनीज गवर्नमेंट। यहाँ पे आम जनता की कोई नहीं सुनता। इस जानलेवा वेपन्स के माफिया को आम अमेरिकन्स, आम रशियंस, आम इजरायलीज या आम चाइनीज लोग नहीं चला रहे हैं। इन देशों में रहने वाले इन आम लोगों का तो कोई फायदा भी नहीं होता इन हथियारों की बिक्री से। फायदा होता है तो सिर्फ प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनियों का। सही सुना आपने, ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी हथियार दुनिया भर में अलग अलग देशों के द्वारा बेचे जा रहे हैं वो देशों के द्वारा नहीं बल्कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट कंपनियों के द्वारा बेचे जा रहे हैं। इस लिस्ट को देखिए, गवर्नमेंट को कैपिटलिज्म में सपोर्ट, यस, यही बड़े-बड़े जायंट्स भी हैं। गिनी चुनी कुछ कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जैसे कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज या एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। लेकिन इन 2-3 एक्सेप्शंस को इग्नोर कर दो तो बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। इस लिस्ट के टॉप पर है लॉकहीड मार्टिन, अमेरिकन कंपनी। नंबर 3 पर है नॉर्थरॉप ग्रम्मैन। इनफैक्ट 51 कंपनीज इस लिस्ट में अमेरिकन कंपनीज हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जितना भी पैसा कमाया जाता है इन हथियारों को बेचकर वो जाता है इन कंपनीज के पास। और हथियार खरीदते वक्त इन कंपनीज को पैसा देता कौन है? सरकारें पैसा देती है, यानी टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है इन हथियारों को खरीदने के लिए। कई देश या तो अपने खुद के देश की ही प्राइवेट कंपनी से हथियार खरीदते हैं या फिर दूसरे देशों से जब हथियार खरीद रहे हैं तो दूसरे देशों की प्राइवेट कंपनी से हथियार खरीद रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स पेयर्स का पैसा दुनिया भर से जा रहा है इन कंपनीज के पास, जिसे इस्तेमाल किया जाता है हथियार खरीदने के लिए। और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है वॉर्स में, जिससे जाने जाती है किसकी? आम जनता। पैसा भी उन्हीं का, में इस साल स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था कि कैसे इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 81.4 बिलियन डॉलर्स है, दुनिया में 4th हाईएस्ट 2022 के अकॉर्डिंग। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है मिलिट्री पर, 877 बिलियन डॉलर्स। चाइना इसके बाद नंबर 2 पर 292 बिलियन डॉलर्स और फिर रशिया 86.4 बिलियन डॉलर्स। इसके बाद एक बार फिर से हमें टॉप 10 की लिस्ट में यूके और फ्रांस भी देखने को मिलते हैं। तो सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स यहाँ इंक्लूडेड है। ये पांचों देश साथ में बैठकर क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि अब से हम पैसे की वेस्टेज बंद करेंगे हथियारों पर, हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए हथियार पे पैसे वेस्ट करने बंद करो। और सबसे बड़ी आयरनी की बात पता है क्या है? इस वेपन्स इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा नुकसान भी अमेरिकन आम जनता को ही होता है। जितनी मास शूटिंग्स अमेरिका में देखने को मिलती है उतनी किसी और देश में नहीं मिलती। इसी साल मिड सितंबर तक 500 से ज्यादा मास शूटिंग्स देखी गई।
इन शूटिंग्स में बच्चे इतने ज्यादा मारे जाते हैं कि स्कूल शूटिंग्स एक बड़ा कॉमन फ्रेज बन गया है अमेरिका में। 2021-22 में 327 शूटिंग्स अमेरिका में हुई जो स्कूलों में थी, और ये इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका में गन्स खरीदना, हथियार खरीदना बड़ी आसान चीज है। बाकी देशों में जब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग अपने हाथ पैरों से लड़ते हैं, लेकिन अमेरिका में सीधा गोली चला देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिकन लॉज फेवर करते हैं गन्स को। अगर हथियारों की बिक्री पर बैन लगाया जाएगा, हथियार बेचने ही नहीं दिए जाएंगे, तो अपने आप ये गन शूटिंग्स रुक जाएंगी। लेकिन फिर उन हथियार बनाने वाली वेपन्स कंपनीज को फायदा कैसे पहुंचेगा? तो यही कारण है कि हर साल अमेरिका में दर्जनों बच्चे मरते रहते हैं, पॉलिटिशियंस आंसू बहाते हैं, लेकिन गन ट्रेड बंद होती नहीं है। 2005 और 2020 के बीच में गन सेल्स जो है अमेरिका में ट्रिपल हो गई है। पिछले साल अमेरिकन ने टोटल में 1,66,00,000 गन्स खरीदी। अगर सरकार चाहे तो बदलाव यहाँ पर बड़ी आसानी से आ सकता है। वेपन्स इंडस्ट्री के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है सरकारों को। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देखिए, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में भी गन्स को खरीदना बड़ा आसान हुआ करता था, लेकिन अप्रैल 1996 में एक 28 साल के आदमी ने 35 लोगों को अपनी सेमी ऑटोमेटिक राइफल से मार डाला। Gunman kills 25 people in Australia's worst massacre. The situation remains tense at the Port Arthur site. इस मास शूटिंग के बाद ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने डिसाइड किया कि हथियारों पर रोक लगाई जाए। नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट लाया गया 1 महीने बाद, और अक्टूबर 96 और सितंबर 97 के बीच में सरकार ने करीब 6,50,000 से ज्यादा प्राइवेट गन्स जब्त कर ली। गन ओनर्स को पैसा भी दिया गया कि अपनी गन्स आकर सरकार को दे दो और आपको इसके बदले हम पैसा दे देंगे। जिन लोगों के पास इलीगल गन्स थी उन्हें कॉम्पेंसेट नहीं किया गया, लेकिन उन्हें लीगल एमनेस्टी प्रोवाइड करी गई कि हम कोई जेल में नहीं डालेंगे अगर आप अपने इलीगल हथियार हमें दे दोगे तो। इसका नतीजा हुआ क्या कि आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मास शूटिंग्स नहीं देखने को मिलती। इस साल सर्बिया के देश में भी कुछ सिमिलर चीज हुई। मई के महीने में 2 शूटिंग्स हुई जिनमें 17 लोग मारे गए, जिनमें से कुछ बच्चे थे। तो सरकार ने 1 महीने का एमनेस्टी पीरियड दिया कि सारे नागरिक अपने अनरजिस्टर्ड हथियारों को सरेंडर कर दें। Recent twin mass shootings, which left 17 people dead and 21 wounded, have sparked public outrage. Authorities have also declared a 1-month amnesty period for citizens to hand over unregistered weapons or face prison sentences. 13,500 से ज्यादा हथियार 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर किए गए। बाद में इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा इलीगल हथियार सरकार के पास आ गए। तो सीधी बात है, अगर पॉलिटिकल विल है सरकार में तो इन हथियारों को और इन किलिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ जगहों पर ये वेपन्स माफिया इतना बड़ा बन चुका है कि यहाँ पर बात हथियारों से आगे बढ़ चुकी है। ये प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं बेच रही, बल्कि अपनी प्राइवेट आर्मीज भी बेच रही है। मर्सनरीज, इन्हें मर्सनरीज कहा जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हमने वागनर ग्रुप के बारे में सुना, जिसने कोशिश करी थी पुतिन को सरकार से हटाने की। पुतिन ने इस ग्रुप को देश विरोधी ठहराया और इस ग्रुप को बंद कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ग्रुप शुरू कैसे हुआ था? इस वागनर ग्रुप को रशिया ने खुद ही शुरू किया था। पुतिन ने खुद कहा था कि इस ग्रुप को स्टेट बजट से फंड किया गया था। सालों तक इस चीज को डिनाई करने के बाद पुतिन ने एडमिट किया कि इस ग्रुप को $1 बिलियन दिए गए 1 साल में। दिमित्री किसेलियोव, रशियन स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया ग्रुप के हेड, ने बताया कि वागनर ग्रुप को टोटल में $9.8 बिलियन दिए गए थे रशियन सरकार से। टैक्स पेयर का पैसा प्राइवेट आर्मीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रशिया अपनी खुद की आर्मी का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता है? प्राइवेट मर्सनरी ग्रुप्स हायर करने की क्या जरूरत पड़ती है? इसके पीछे सिंपल रीजन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पैसे बचाना। जब भी एक देश वॉर की स्थिति में हो, सीधा कंपनी को पैसे दो और वो कंपनी की प्राइवेट आर्मी आपके लिए वॉर लड़ेगी। खुद जो देश की आर्मी है उसमें बड़ा झंझट है। यहाँ पे पेंशन देनी पड़ती है, आर्मी ऑफिसर्स को सैलरी देनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस की परवाह करनी पड़ती है, और जब कोई शहीद हो जाता है तो उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ती है। इससे अच्छा है कॉन्ट्रैक्चुअल फाइटर्स हायर करो, बस एक पेमेंट देनी है कंपनी को, बाकी ध्यान कंपनी रखेगी। ऐसी प्राइवेट आर्मीज में जो लोग मारे जाते हैं, पैट्रियोटिज्म निकाल दोगे ना, फिर जब आप पढ़ते हो ना उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए। यहाँ एक तीसरी कैटेगरी है कि इतने प्राइवेट आर्मी के सोल्जर्स मारे गए जो ना रशियन थे ना यूक्रेनियन थे, लेकिन रशिया के बिहाफ पर लड़ रहे थे। इन लोगों के मरने से कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं होती इमोशन के नाम पर। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये कौन लोग हैं जो प्राइवेट कंपनी की आर्मी में लड़ना चाहेंगे? ये मर्सनरीज दोस्तों अक्सर गरीब देशों से होते हैं। पैसे की कमी की वजह से, जॉब ना होने की वजह से ये अक्सर प्राइवेट कंपनी की आर्मीज ज्वाइन कर लेते हैं। और इन प्राइवेट आर्मीज को फिर सिर्फ सरकारों के द्वारा ही हायर नहीं किया जाता, बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी और वॉर लॉर्ड्स भी इन्हें हायर करते हैं।
वागनर ग्रुप यहाँ पर सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ा था, बल्कि सीरिया, सूडान, मोजाम्बिक, माली, बुर्किना फासो और लीबिया जैसे देशों में भी इसने लड़ाई करी थी। इन गरीब देशों में अक्सर इन्हें माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिन प्राइवेट माइनिंग कंपनीज को पैसा कमाना होता है इन गरीब देशों के रिसोर्सेज बेचकर। वो इन प्राइवेट आर्मीज को हायर करते हैं ताकि जनता जब वहां पे प्रोटेस्ट करे तो जनता को चुप कराया जा सके। येवगेनी प्रिगोजिन की कंपनीज थी जो माइनिंग करती थी गोल्ड की, यूरेनियम की, डायमंड की, सूडान, माली, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देशों में। यहाँ पर इन प्राइवेट आर्मीज ने हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस को मारा, घरों को लूटा, एक्टिविस्ट को हरास किया, जर्नलिस्ट को मारा। वागनर ग्रुप इकलौती प्राइवेट मिलिट्री कंपनी नहीं है, रशिया ने और भी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को हायर कर रखा है। पोटोक, डॉन ब्रिगेड, मोरान सिक्योरिटी ग्रुप, स्लावोनिक कॉर्प्स, इनोट कॉर्प्स, ये बहुत से नाम है यहाँ। और ये सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं है। इजरायली आर्मी के फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल यायर क्लाइन ने एक मर्सिनरी ग्रुप बनाया था अपना स्पीयर हेड लिमिटेड नाम से। यह हथियार सप्लाई करता था और डेथ स्क्वाड्स को ट्रेनिंग देता था कोलंबिया के राइट विंग पैरामिलिट्री ग्रुप्स में। और साथ ही साथ पाब्लो एस्कोबार जैसे ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए भी मिलिशियाज ऑर्गेनाइज करता था। कोलंबियन सरकार इनको अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन बाकी और सुपर रिच बिजनेसमैन की तरह ये बड़ी आसानी से भाग गए। इजराइल का देश एक्चुअली में काफी फेमस है साइबर मर्सनरीज के लिए। ये वो मर्सनरीज हैं जो पैसे के लिए साइबर क्राइम्स करते हैं, हैकिंग, ब्लैकमेल मटेरियल फॉर्ज करना, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, फॉल्स इंटेलिजेंस प्लांट करना या सर्वेलेंस करना। इनकी एक साइबर मर्सनरी टीम थी, टीम जॉर्ज नाम से, जिन्होंने 33 प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में इंटरफेरेंस करी थी। 27 में सक्सेसफुल रहे थे। दिसंबर 2021 में फेसबुक ने 7 साइबर मर्सनरी कंपनीज को एक्सपोज किया था और बैन किया था। इन कंपनीज ने ऑलमोस्ट 50,000 लोगों को दुनिया भर में टारगेट किया। इनमें से 4 इजरायली साइबर मर्सनरीज थी, जैसे कि ब्लैक क्यूब और कॉपवेब्स। और इसके अलावा आपने पेगासस का नाम तो सुना ही होगा, जिसे दुनिया भर की सरकारों को बेचा गया स्पाई करने के लिए। इसे कौन बेच रहा था? पाकिस्तान ने खरीदा एक इजरायली प्राइवेट साइबर NSO ग्रुप। अमेरिका पर आए तो अमेरिका ने 1994 और 2007 के बीच में करीब $300 बिलियन स्पेंड किए 12 प्राइवेट मिलिशियाज पे। इनमें से एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है ब्लैक वाटर। इसे एक फॉर्मर यूएस नेवी ऑफिसर एरिक प्रिंस के द्वारा बनाया गया था। ये अलग अलग देशों से फाइटर्स हायर करते हैं, फिलीपींस, बोस्निया, इजराइल और चिली, और अपनी प्राइवेट सर्विसेज पैसे के लिए बेचते हैं। सितंबर 2007 में प्राइवेट कंपनी न्यूज में आई जब इस कंपनी के मर्सनरीज ने 17 बेगुनाह इराकी सिविलियंस को मार दिया। इन 4 लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, लेकिन 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकन प्रेसिडेंट थे तो उन्हें पार्डन कर दिया गया। इस ब्लैक वाटर कंपनी ने दुनिया भर में कई वॉर्स को बढ़ावा दिया है। दिसंबर 2021 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने एरिक प्रिंस को अक्यूज किया कि इन्होंने लिबिया के वेपन्स बैन को वायलेट किया। लिबिया में आज के दिन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसे एक प्राइवेट वॉर क्लासिफाई किया जाता है। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। ब्लैक वाटर को हायर किया गया ओबामा सरकार के द्वारा अफगानिस्तान में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 2010 में एट अ कॉस्ट ऑफ $220 मिलियन। जनता के टैक्स का पैसा इन प्राइवेट आर्मीज को सौंपा गया। और जब 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि यही बंदा एरिक प्रिंस $6,500 पर पर्सन चार्ज कर रहा था अफगानिस्तान से सेफली लोगों को बाहर निकालने के लिए चार्टर फ्लाइट पर। जब अमेरिका में हरिकेन कटरीना आया तो ब्लैक वाटर को एक $73 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला कटरीना के रिकवरी ऑपरेशन में वहां के स्टाफ की मदद करने के लिए। लेकिन जो गार्ड्स इस प्राइवेट कंपनी ने हायर किए थे, उन्हें सिर्फ $950 पर डे दिया गया। तो सुपर रिच बिजनेसमैन जो हथियारों का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, सारा पैसा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खुद खा गए। और जो प्राइवेट आर्मी के यहाँ गरीब देशों से लाए लोगों को हायर कर रखा है, उन्हें कुछ सिक्के पकड़ा दिए। और आगे सुनो, एरिक प्रिंस ने बड़ी बड़ी डोनेशंस भी दिए रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस को। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाला जो मॉडल है, वो यहाँ भी बड़े अच्छे से काम कर रहा है। बस फर्क यहाँ पर यह है कि ये सुपर रिच बिजनेसमैन ना सिर्फ करप्ट है, बल्कि ये हथियारों का धंधा कर रहे हैं, जिससे दुनिया भर में लोग मारे जा रहे हैं। इस एरिक प्रिंस ने डोनेशंस दी पॉलिटिशियंस को, और पॉलिटिशियंस ने इसकी कंपनी ब्लैक वाटर को $800 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। इराक में 1,60,000 से ज्यादा ब्लैक वाटर के एम्प्लॉयज गार्ड्स के तौर पर एम्प्लॉय किए गए थे यूएस ऑफिशियल्स के लिए। ब्लैक वाटर की खुद की इंटरनल रिपोर्ट ने पाया कि 195 शूटिंग इंसिडेंट्स जो हुए 2 सालों के पीरियड में, उनमें से ब्लैक वाटर के एम्प्लॉयज ने 160 इंसिडेंट्स में पहली गोली चलाई।
अक्सर यहाँ ये भी होता है कि ये पॉलिटिशियंस इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज के स्टॉक्स खरीद लेते हैं, इनके हिस्सेदार बन जाते हैं, तो ये बात चंदा धंधा वाले मॉडल से और डीप चली जाती है। अगर इस कंपनी को फायदा होगा तो डायरेक्टली पॉलिटिशियन को फायदा होगा। जब जॉर्ज बुश अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे थे इराक इन्वेजन के दौरान, उनके पिता कार्लाइल ग्रुप के बोर्ड पे मेंबर थे। ये वही ग्रुप था जिसे कई सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, जैसे कि वॉट और यूनाइटेड डिफेंस। यूएस के तब के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी एक कंपनी के हेड हुआ करते थे पहले, हैलीबर्टन नाम से, जिसे $7 बिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बिना कोई बिडिंग करे। और इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इराक में ऑयल सेक्टर को रिस्टोर करने के लिए। आज के दिन बहुत से लोगों द्वारा एक्यूजेशन उठाया जाता है कि इराक वॉर के पीछे असली कारण था इराकी तेल। हैलीबर्टन, एक्सॉन मोबाइल, शेवरन, बीपी और शेल जैसी ऑयल कंपनीज ने अपनी दुकान खड़ी करी इराक में। एज ऑफ दिसंबर 2021 अमेरिका में कम से कम 15 पावरफुल पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो यूएसए की डिफेंस पॉलिसी शेप करते हैं और जिनकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स हैं इन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स में। ये यूएस की मिलिट्री पॉलिसी संभाल रहे हैं, लेकिन ये जो हथियार बेचने वाली कंपनीज हैं, इन्होंने इनके स्टॉक्स भी खरीद रखे हैं खुद से। इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो अब तक आपको दो चीजें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। जब भी इजराइल पैलेस्टीन जैसी कोई वॉर होती है, पहला वेपन्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है, दूसरा पॉलिटिशियंस को फायदा पहुंचता है जो इस चंदा धंधा मॉडल पर काम करते हैं और जिनकी खुद इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इन वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। इसके बाद तीसरा, पॉलिटिशियंस को एक पॉलिटिकल फायदा भी मिलता है वॉर से। जो चीज राहत इंदौरी ने अपने शेर में बताई थी, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। पॉलिटिशियंस पर आरोप लगाए जाते हैं, हमारे भी सरहदों पर ऐसा होता है। अक्सर 2024 आ रहा है, दोनों मुल्कों में इलेक्शन है, शुरू हो गया है काम। यस, चीन में भी रिसेंटली दो हफ्तों से हो रही है। असेंबली हाउस से 1984 में इसी चीज को बताया था कि कैसे वॉर ऐसा beautiful चलती था। रहनी चाहिए। वॉर का मकसद इसे जीतना नहीं है, बल्कि इसे घूमने है। चलते रहने देना है ताकि सत्ता बनाई रखी जा सके। War is peace. Principles of doublethink. It does not matter if the war is not real or when it is. Victory is not possible. The war is not meant to be won. It is meant to be continuous. खुद ही सोचकर देखो, Meant to इंडिया be कभी किसी continuous. और देश पर तो हमला करता नहीं है, जो कि बड़े प्राउड फील करने वाली बात है। ये इंडिया में जब policy हम बड़ी मिलिट्री अच्छी है। पर पैसा स्पेंड करते हैं, वो बाकी देशों से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है अपने आप को। जैसे कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो या चाइना की एग्रेसिव प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन चाइना की जब बात करी जाए तो चाइना क्यों हमारे बॉर्डर्स को एनक्रोच करता रहता है? क्या शंघाई में रहने वाले किसी किसान को फायदा पहुंचेगा चाइना की इन इंट्रूजन से, या फिर बीजिंग में रहने वाली किसी स्कूल टीचर को इससे फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस मसल फ्लेक्सिंग और चेस्ट थंपिंग से फायदा सिर्फ शी जिनपिंग को पहुंचेगा, जो अपनी सत्ता बनाए रख सकता है। फॉरेन पॉलिसी में ऐसे पॉलिटिशियंस को हॉकिश पॉलिटिशियंस कहा जाता है, और जो पॉलिटिशियंस शांति बनाए रखना चाहते हैं उन्हें thugs कहा जाता है। ये हॉकिश पॉलिटिशियंस जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करते हैं अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। और असल में जब कोई वॉर होती है तो आम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, कभी भी ये पॉलिटिशियंस नहीं लड़ते। 2014 में एक खबर आई थी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने अपनी 3 साल की मैंडेटरी आर्मी सर्विस शुरू करी। अब पता चलता है कि ये झूठी खबर थी। अब एक झूठी खबर फैलाई गई कि इनके बेटे खुद इस वॉर में लड़ रहे हैं। अब काफी लोग इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनके बेटे किसी अमेरिका के बीच पर बैठकर आराम कर रहे हैं, जब देश के आम लोगों को लड़ने भेज दिया। इन सारे इश्यूज को देखकर मीडिया को अपनी आवाज उठानी चाहिए कम से कम, लेकिन बहुत से देशों में मीडिया भी इतना बिक चुका है कि वो भी वॉर में अपना फायदा ढूंढता है। नई वॉर छिड़ी है, कहीं पर टीआरपी मिलेगी, उसी की बात करते रहो। स्पेशली अगर कोई टीवी चैनल सरकार की गोदी में बैठा है तो उनके लिए तो ये बड़ा बम्पर ऑफर है। बड़ा अच्छा बहाना मिल गया उन्हें कि रोजमर्रा के आम जनता के इश्यूज के बारे में बात करना ही छोड़ दो, सिर्फ वॉर की ही खबर चलाते रहो 2400 घंटे। ये है सच दुनिया की वेपन्स That's why we like this man. ऐसी इंडस्ट्री This man. पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर दुनिया से वॉर खत्म हो गई तो। इसलिए शायद फायदा इसी में है कि वॉर को बरकरार रखो ताकि पैसे का फ्लो चलता रहे। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपको वर्ल्ड वॉर 1 वाला वीडियो भी पसंद आएगा, क्योंकि आज से 100 साल पहले कुछ राजाओं की सत्ता बचाने के लिए आप लोग अपनी जान गंवा रहे थे वॉर्स में। वर्ल्ड वॉर 2 में भी अमेरिका ही असला अपना बेच रहा था, वैसे खामोश। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे अभी दरमियान में ना क्या चीज़ समझ आई, जो भी चाइना वाली बात कर रहे थे कि गेम ये खेली जाती है, एक स्टिमुलस जनरेट करो, डर पैदा करो। जैसे वो डर पैदा होता है, उस मुल्क की जो हुकूमत है वो उस डर को कैश करती है, उसको पॉलिटिकली भी यूज करते हैं। इंडिया में रिसेंटली वो जो फ्रांस से हथियारे लिए गए, इतना ज्यादा पैसे कि अब पाकिस्तान हमला करके दिखाए। हाँ,
अब और फिर चाइना करके दिखाया। फिर J10C वाला मामला पाकिस्तान में हुआ। एंड गेम क्या, अब चाइना ने थोड़ा स्टिमुलस छोड़ा, क्या किया, इंडिया ने वेपन बहुत सारे खरीद लिए, बहुत अपने जो डिफेंस वाली चीजें से। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने देखा बैलेंस आउट हो रहा है, पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है। बेसिकली वी हैव बीन हॉस्टाइल टू ईच अदर फॉर 72-3 years, और उस हॉस्टिलिटी का फायदा हुआ है वेपन इंडस्ट्री को। और हमारा मेजर, हम लोग किनसे खरीद रहे? यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। पीछे आ जाते हम है ना, हम आपकी सपोर्ट करें। यस, और यहाँ पे मतलब अगर मैं पाकिस्तानी तैयारों की बात करना शुरू करूँ, J10C, J17 चाइना, F16 अमेरिका, मायराज फ्रांस, मतलब हम लोग बेसिकली K8 फ्रांस, मतलब हम लोग जो भी तैयारे ले रहे हैं, जो भी हमारा डिफेंस का सारा स्पेंडिंग है, वो सारा का सारा बेसिकली हम यूरोपियंस को दे रहे हैं, चाइनीज को दे रहे हैं, अमेरिकन को दे रहे हैं, बनाया जा रहा है और हम खुशी खुशी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप अगर ये बात समझें कि हम लोग वेपन इंडस्ट्री के साथ हम लोग किस तरह वॉल स्ट्रीट के हाथों यहाँ पे खराब हो रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके बहुत बड़े बड़े शेयर्स हैं, यही खा रही हैं। मैं हमेशा से ये कहता आता हूँ, जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है तो उसके बाद शख्स नहीं कंट्रोल करते, इदारे बनते हैं। अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है। अगर वॉल स्ट्रीट में मसला होता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा शेयर वेपन कंपनीज और वेपन इंडस्ट्री का भी होता है। अगर रिसेशन आता है तो वेपन इंडस्ट्री के रिसेशन से पूरी दुनिया इम्पैक्ट में जाती है। इसीलिए दुनिया का भी बैलेंस बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा वेपन इंडस्ट्री ही चल रही है इस टाइम पे। भाई इट्स अ वेरी वेरी बिग गेम, बहुत बड़ी और बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। और अक्सर लोगों को पता भी होता है, बट स्टिल वो इस तरह से फंसते हैं। पॉलिटिकल लीडर भी इस तरह से फंसते हैं, कोई मतलब फंसते नहीं है, बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स यूज कर रहे हैं इस चीज को, कैश भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर ना चाहते हुए भी इसे दूर भी नहीं रहा जा सकता। जिस तरह की डिफेंस स्पेंडिंग बेसिकली जिस खित्ते में हम लोग रह रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए जी, इंडिया के लिए पाकिस्तान हॉस्टाइल है, पाकिस्तान के लिए इंडिया हॉस्टाइल है। हमारे पास बहुत बड़ा बॉर्डर पोरस रीजन है अफगानिस्तान की तरफ से, हमारा स्टेट बयानिया भी यही है। और ये किसी हद तक हकीकत भी है कि अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में मसले भी होते रहे, हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ भी नहीं है। अगर इंडिया अपनी तरफ से बात करे तो इंडिया का कोई अच्छा ताल्लुक जो है वो चाइना के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ कोई बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं है, श्रीलंका के साथ तमिलनाडु में मसले अलग हैं, मालदीव्स में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने के बाद मालदीव्स के साथ इश्यूज अलग हैं। मतलब हम जिस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हैं, दुनिया का तो आधा असला तो हम खरीद रहे हैं यहाँ पे। हम तो असला बेचने वालों की इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, हम तो बायर हैं। और ये यूज तो होना है। यस, और हम पाकिस्तान दुनिया का 3.7% असला इंपोर्ट कर रहा है। मतलब फॉर गॉड से जहाँ भी रिसेंटली लोगों के पास खाने के लिए हमारे पास आटे का इतना बड़ा खवातीन मरी, बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। यहाँ पे लोग मतलब अगर आप जाके अवाम में बात करें तो यहाँ पे अवाम नास में बैठा हर आदमी ये कहता है कि हम बिजली के बिल दें या बच्चे पढ़ाएं, बिजली के बिल दें या खाना खाएं। वहां पे 3.7% आप दुनिया का असला खरीद रहे हैं। इतनी बड़ी इंपोर्ट असले की, और किस मुकाबले में खरीद रहे हैं? बिकॉज इंडिया बाय कर रहा है। और इंडिया के अंदर भी अगर आप बात करें ना तो 50% से ऊपर पॉपुलेशन, इवन के ऑडियंस विल हेट मी फॉर 50% से ऊपर पॉपुलेशन खत्ते गुर्बत से नीचे रह रही है। लोहा खरीदने से लोगों के पेट नहीं भरते। वी हैव मेड न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई लड़ने लड़ाने की जरूरत है, लेकिन जाहिर होता है भाई, ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक डर के तौर पर यूज किया जाता है उसकी। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन के बजाय अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें ना, न्यूक्लियर से हम लोग कितना फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे दोनों मुल्कों का कंसर्न ये है कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने भी है ना तो हमने उससे असला ही बनाना है। कितना सस्ता वे है बिजली बनाने का। यस, और सेफ भी है। और पाकिस्तान कोयले जला के, यस, और पाकिस्तान मतलब हत्ता कि पाकिस्तान कोयला जला रहा है, इंडिया कोयला जला रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया वो जो बात करते हैं कि कार्बन बजट दुनिया का जो है वो यूरोपियन ने यूज किया और उन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अब चाइना ने यूज किया, अब चाइना यूज करके इतनी बड़ी अपनी आवाम को आपने गुर्बत से बाहर निकाल दिया, तो हम उसको एनर्जी के तौर पे यूज करके क्यों ना निकालें? बात ये है। लेकिन हम ये बात करते साथ साथ ये नहीं भूल सकते कि चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा, जर्मनी नहीं डूबेगा, फ्रांस नहीं डूबेगा, मुंबई और कराची जरूर डूब जाएंगे। और इसका क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे नंबर 1 आलूदगी के हवाले से, स्मोक के हवाले से लाहौर है, फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली है। न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, उसके बाद उसके ऊपर लाहौर बैठा है। और ये ऊपर नीचे की एक गेम चल रही है, कभी वो आगे कभी हम आगे। यहाँ पे तो हम लोग 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमारे अपने स्टेट के अंदर मामला कुछ ऐसे हैं कि इसका मजाक उड़ाया जाता है कि स्टेट बेसिकली कोई इंसान यहाँ पे लॉन्ग रन की बात करता नजर आ जाए ना तो हमें वो रास नहीं आता। और इवन दो के हम दोनों वो कंट्रीज हैं, साथ बांग्लादेश को शामिल किया जाए, श्रीलंका को मिलाया जाए, तो हम सबसे पहले क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होगा हमें। लेकिन हमें असला खरीदना है,
हम असला बनाई जा रहे हैं, लोहा बनाई जा रहे हैं और हम डूबेंगे, हम डूब जाएंगे इस तरह, और हम लिटरली डूब जाएंगे, समुद्र से डूबेंगे। इस तरह नहीं कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, हमारे शहर के शहर डूब जाएंगे, मुंबई नहीं बचेगा, कराची नहीं बचेगा, कलकत्ता भी नहीं बचेगा, ढाका नहीं बचेगा। सी लेवल जब बढ़ रहा है, और खैर यहाँ जो बात है, अगेन क्रेडिट गोज टू दिस मैन। यस यार ये बंदा, मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब अच्छा, मैं एक curious बात- हूँ कि एक बात- इसकी एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ऊपर से 23-24 मिनट लगातार बोलना, मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो बोल सकता हूँ और ऐसे टॉपिक को, मतलब कि आप Industry में अनबायस बता। होके और इतने बड़े बड़े जाइंट्स के खिलाफ, इतने बड़े कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ, इतने बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनके खिलाफ, ये बंदा मतलब ही हैज इंस्पायरेशन। ऐसे वक्त में बड़े बड़े चैनल्स जो बहुत बड़ी हेजमनी होते हैं उनकी और बहुत उसके बाद आप बिग कॉज पे जाके, उसकी गोद में जाके, बिल्कुल जो डीपेस्ट रूट पे जाके ये बात करना कि ये पॉलिटिकल मसले से ज्यादा इकोनॉमिकल मसला है, क्योंकि दुनिया का लोहा बिक रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का पीसफुल सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाता? दुनिया भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया को पीसफुल सोल्यूशन हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया बहुत बड़े बायर्स हैं लोहे के। हम लोग असला खरीदते हैं, अगर वहां से 1.25 अरब का कौम और यहाँ से 225 मिलियन की कौम असला खरीदना बंद कर दे, तो दुनिया की तो एक बार इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो है, जो हमारी वेपन इंडस्ट्री है दुनिया की, वो बैठ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग ने देखा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बाप था बैठा हुआ, जी, वाइस प्रेसिडेंट का बाप बैठा हुआ था उन कंपनीज में और हेड पोजीशन पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद मर्सनरीज वाली बात जो उन्होंने की है, बहुत ज्यादा खतरनाक नौयत की बात है। वो तो- अच्छा, मेरे जहन में ये tend to kill। मतलब मेरे जहन में तो सिर्फ मूवीज की हद तक ऐसा हो रहा था, रियल लाइफ मर्सनरीज। अच्छा एक चीज, या भी जो भी मूवीज में हम देखते हैं ना, कुछ जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो रियल में भी यूज किए जा रहे होते हैं। ये जो खासतौर पर हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, उनके प्रोड्यूसर, उनके राइटर बहुत आगे की चीजें जो है ना वो उसमें दिखा रहे होते हैं। अब वो समझने की होती है, आप उसको डिकोड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हम जितनी भी चीजें देखें, उनके स्टार ट्रैक, वो एक उनका वो सीजन जिसमें शेल्डन, वो बार बार दिखाते हैं, वो सारी चीजें अब पॉसिबल है, उन्होंने इतना पहले बनाया था और अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे Indicators सच मौजूद जरूर होते हैं। होता है, ये बात बिल्कुल आपकी हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ जब सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है दुनिया को आएगा साइबर का। साइबर के अंदर जितना इंडस्ट्री इजराइल इन्वेस्ट कर रहा है, डू यू थिंक एनीवन इज सेफ? वो बहुत सारी गेमें खेल भी चुका है, जो कि शायद काफी लेट पता चलेगा। Even if my Indian friends, you have to think, are you safe from Israel's attack? रिसेंटली इंडिया में क्या हो रहा है, डिफरेंट स्कैम्स हो रहे हैं जिसमें कॉल सेंटर्स हैं, एआई का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल आती है, आपका लगता है कि आपका जानने वाला ही बंदा है, वो आपसे पैसे मांगते हैं और कितने करोड़ों की And scams then हो चुके हैं। I have to ask a big question. मैं इस पे कोई राय नहीं दूंगा, मैं सवाल उठाऊंगा। And yet you still believe कि जो वो उन्होंने वीडियो दिखाई एक अलशिफा हाँ, उस दिन हॉस्पिटल जो के कि नीचे, हॉस्पिटल के नीचे सुरंग की, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो फोर्ज्ड वीडियो नहीं थी। When Israel have that much investment on cyber attacks, तो ये आप फोर्जरी नहीं थी, and then आप बिलीव वो ऐसे करते हैं ना अभी, मतलब कि न्यूट्रलाइज करते हैं ना, वो उस चीज को जस्टिफाई करना होता है। अब इतने सारे आपने मतलब हॉस्पिटल को उड़ा दिया है, 10,000 से ऊपर लोग शहीद हो ठीक है, चुके हैं। और उसको जस्टिफाई मतलब पहले जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोग बेसिकली जब आप अनबायस नहीं होंगे, आप एक बायस नजर से, और आपका एजेंडा ये होगा कि मैंने आगे बैठे हुए बंदे को सिर्फ डिनाई करना है, उसकी बात को डिनाई करना है, और बहस की बात होगी, तनकीद पे तनकीद होगी, और सिर्फ गालम गलोच पे फोकस होगा, तो ये बातें समझ नहीं आ सकती। कल ये वीडियो मुझे बहुत बेहतरीन लगी और जो उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं, और हम कोशिश करेंगे इनकी और भी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस जरूर करें। और बहुत सारे कामों में टाइम एंड एनर्जी लग रही है, साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी, ऑफिस में भी, एंड तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी तादाद बढ़ाएं। बट क्योंकि और बहुत सारी वीडियोस आप लोग हमें सजेस्ट करते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 घंटे से भी ज़्यादा होता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। हाँ, एक और ऑप्शन होता है जैसे कि पार्ट्स में बनाया जाए, बट स्टिल वो रिदम जब टूट जाए तो वो हम इंशाल्लाह उसको करने के लिए जो हौसला चाहिए ना, फिलहाल उतना वक्त नहीं मिल रहा, वक्त नहीं मिल रहा इतना वक्त नहीं मिल रहा। और मैं माजरत खाऊं कि बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि मेक 3-4 वीडियोस अ डे, लेकिन मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा। 3 से 4 वीडियोस इस लेंथ की उनको एडिट करना, फिर उनके लिहाज से चलना मुश्किल हो जाता है, और साथ साथ क्योंकि जॉब्स मैनेज करना, यूनिवर्सिटी मैनेज करना, और इस टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो मुश्किल। तो अब तो कभी कभार एक दिन में एक वीडियो करना भी मुश्किल हो रहा है। बहरहाल खैर, मेरे ख्याल में कल सुबह, इस वक्त खैर रात के 12:30 बज रहे हैं, कल सुबह हमारा फाइनल टर्म का एग्जाम है। यस, वी हैव अ फाइनल टर्म एग्जाम, और वो सुबह 9 बजे है, और मैं ये सोच इस टाइम पे रहा हूँ कि इसको एडिट कब करना है,
पढ़ना कब है और सुबह उठना कैसे है और खाना कब खाना है दरमियान में, क्योंकि खाना खाना है भी। वेल ये हमारी इनफॉर्मल बातें हैं, मतलब हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहे, सीखते रहें जो और सिखाते रहें ज़रूर, कमेंट्स रियली अप्रिशिएट। और प्रोपेगेंडा में नहीं जाना। एक चीज़ होती है अवेयरनेस जो है ना, वो आप क्रॉस चेक करना होता है चीज़ों को, तो वो करते हैं। और दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।